हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। इस पार्टनरशिप की सीरीज़ में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के बेसिक के बारे में और पार्टनरशिप डीड के बारे में, और इससे एसोसिएटेड जो क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। आइए सबसे पहले मैं बात करूँ कि आखिर पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी। देखो, सबसे पहले जो होता था वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता था। इसका मतलब एक सिंगल ओनर ही पैसा बिजनेस में लगाएगा, उससे रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं वो खुद उठाएगा, उससे रिलेटेड जो भी डिसीज़न है मैनेज बिजनेस से रिलेटेड वो सब का सब वो खुद से लेने वाला है। और जब इतना सारा मेहनत वो खुद से कर रहा है अकेले, तो उस बिजनेस से होने वाला बेटा प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा अकेले वही पार्टनर लेगा। क्लियर है? यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। अब अगर फ्यूचर में मुझे इस बिज़नेस को ग्रो कराना है, इस बिज़नेस को मुझे आगे लेके जाना है और इसको एक्सपेंड करना है, यू नो वेरी वेल कि आज के डेट में जो इस हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है मार्केट में, जिस हिसाब से चीज़ें कॉम्प्लेक्स होते जा रही हैं, हमें बिज़नेस को एक टाइम के बाद ग्रो कराना ही पड़ेगा। तो उस केस में जब इसने सारा का सारा अपना पैसा लगा दिया बेटा, तो एक्स्ट्रा पैसा वो कहाँ से लेके आएगा? तो ऑफकोर्स इसको क्या करने पड़ेंगे, अपने साथ में नए लोगों को लाना पड़ेगा, अपने साथ में नए लोगों को लाना पड़ेगा जो कि पैसा भी लगाए और साथ ही साथ रिस्क भी शेयर करे और बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजन में भी पार्टिसिपेट करे। तो ऑफ कोर्स अगर वो सामने वाला बंदा, दूसरा पर्सन जो है, इतना सारा आपके लिए काम करेगा आपके बिजनेस के लिए, तो आपको प्रॉफिट भी इन दोनों लोगों में शेयर करना पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट होगा अब हमें इन दोनों लोगों में शेयर करना होगा। इसी तरीके से काम जितने भी एक्स्ट्रा बंदों को हम लेते आएंगे बिजनेस में, कैपिटल के लालच में या डिसीजन लेने के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज हम बिजनेस में लेके आ रहे हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन को लेके आ रहे हैं, तो वॉट एवर द रीज़न, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं किसी भी नए पर्सन को बिजनेस में लाने के लिए। तो उन रीजंस की वजह से अगर हम बिजनेस में लेके आ रहे हैं किसी भी नए लोगों को, तो हमें उन सारे लोगों में प्रॉफिट को बच्चा शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि आखिर पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट क्यों है। आइए हम लोग फटाफट यहाँ से देख लेते हैं कि हमारे पास में थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। एन इंडिविजुअल यानी कि सोल प्रोप्राइटर मे नॉट be in the position to cope up with the financial and managerial demand of the present day business world। जिस तरीके से हमारा environment change हो रहा है, हमें business को time to time expand और even change करने की भी ज़रूरत है। तो as a result, 2 or more individuals may decide to pool their finance and non-financial resources to carry on a business। तो of course 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल करके साथ में आएंगे, वो अपना मैनेजरियल जो डिमांड है बिजनेस की वो लेकर के आएंगे, कॉम्पिटेंसी लेकर के आएंगे, माइंड लेकर के आएंगे और फिनेंशियल हेल्प तो करेंगे ही करेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन चैप्टर 6, यानी कि आपके प्रीवियस वाले पोर्शंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्लास 12 के बच्चे अगर देख रहे हैं तो क्लास 11 में पढ़ा होगा, और अगर आप फाउंडेशन के बच्चा हो या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सीयूईटी, तो आपने इसको पहले समझा होगा कि फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं। बस यहाँ पे कुछ और हमें कॉन्सेप्ट ऐड करने होते हैं। हमारे पास में क्या क्या ऐड करने होते हैं, देखो ये चीज़ें तो आपने फाइनल अकाउंट के टाइम पे पढ़ा होगा, बट जब पार्टनरशिप में आएंगे तो हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ते हैं, कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। इसकी डिटेलिंग हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट आखिर क्यों है। ठीक है, आ जाइए आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन। पार्टनरशिप का डेफिनेशन सेक्शन 4 में बताया गया है। कौन से एक्ट में? द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद कर लेना। सेक्शन 4 जो है डेफिनेशन देता है। डेफिनेशन में बहुत बढ़िया से अच्छे से सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। मैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको मैं यहाँ पे फीचर्स में एक्सप्लेन करने के बाद वापस से आपको पढ़ाऊँगा। बट एक बार हम लोग अभी रीड करते हैं। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट? बिजनेस का प्रॉफिट। कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो जितने भी मैंने अंडरलाइन किए हैं बेटा, ये आपके फीचर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलता है, पार्टनरशिप क्या है? एक तरीके का रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन है? पर्सन्स। यहाँ पे पर्सन्स बोलने का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा लोग। ठीक है, तो पर्सन्स बोलने का मतलब क्या हो गया सर? एटलीस्ट 2 लोग तो चाहिए। कभी भी एक इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके लिए हमें एटलीस्ट 2 लोग चाहिए। सर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम आपको याद रखना है 50 हो सकता है। क्या सर इस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है? हाँ जी हाँ, बढ़ाया जा सकता है।
बट कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अभी करेंटली लिमिट क्या है, 50 है। क्या इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं? हाँ, बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 50 को 100 बढ़ा करके कर सकते हैं। और ये बढ़ाने का जो पावर है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर किसने दी हुई है? तो सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ने ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है कि सर आप डिसाइड करिए मैक्सिमम नंबर कितना होगा। तो हमारे मोदी जी ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि अभी जो करेंटली रिक्वायरमेंट है इन्वायरमेंट को देखते हुए वो 50 है। मे बी इन फ्यूचर वो इंक्रीज करें तो, बट कभी भी वो 100 से ज़्यादा नहीं रख सकते। आई गेस आपको इतना टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इतने पॉइंट्स। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया कि जो रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स है, यहाँ पे एस लगाने का मतलब क्या है, यानी कि एटलीस्ट 2 लोग तो होने चाहिए। अब क्या बोलता है? हु हैव एग्रीड। सर इसका मतलब क्या है? इनके बीच में बच्चा क्या है? इनके बीच में है एग्रीमेंट। इनके बीच में क्या है? एग्रीमेंट। तो कभी भी कोई भी पार्टनरशिप जो है एग्रीमेंट के बिना नहीं क्रिएट की जा सकती है। कभी भी कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बिना क्रिएट नहीं की जा सकती। तो सेक्शन 5 जो बोलता है, यानी सेक्शन 4 हमारा डेफिनेशन का था, सेक्शन 5 एग्रीमेंट का है। वो बोलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। उन्होंने साफ बोल दिया कि सर अगर आपको पार्टनरशिप को एग्जिस्टेंस में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस एज इट हैपन्स इन द केस ऑफ एचयूएफ। जैसे एचयूएफ में होता है ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही पार्टी मतलब एक ही फैमिली का पार्ट हो तो मतलब मान लिया जाएगा कि हाँ आपने एचयूएफ क्रिएट कर ली। आपको हमेशा पार्टीज़ के बीच में इवन नया पार्टनर भी लाना है तो भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसके साथ में। क्लियर है? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे बोल्ड करके दी गई है कि अ फॉर्मल और रिटन एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी। ज़रूरी नहीं है कि आप एक फॉर्मल या रिटन एग्रीमेंट बनाओ। इसका मतलब सर क्या हम ओरल एग्रीमेंट बना करके काम चला सकते हैं? आंसर इज यस। तो आप चाहो तो ओरल एग्रीमेंट भी बना सकते हो, एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट भी बना करके काम चला सकते हो। डन? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बोलता है एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। अब एग्री जब करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट जब हम बनाएंगे तो कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहेंगे। अब ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको याद करवाऊंगा, दिखाऊंगा, एक बार रीड करवा दूंगा। याद करने का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ एक बार आप रीड ज़रूर कर लेना। ठीक है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जब भी हम बिजनेस करेंगे, जब भी पार्टनरशिप क्रिएट करेंगे तो इस बात पे सारे के सारे पार्टनर एग्री होने चाहिए कि सर हम क्या है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करेंगे। ये सारे पार्टनर्स इस बात पे एग्री होने चाहिए कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे। डन? मेरी बात को आप फिर से एक बार रिवाइंड करके सुन लो, मैंने क्या बोला? सारे के सारे पार्टनर एग्री करेंगे कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे। डन? आ जाइए, यहाँ पे लिखता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पे चलने से पहले हम बात करते हैं बिजनेस की। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सर प्रॉफिट किसका होगा? प्रॉफिट जो हम शेयर करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे पार्टनरशिप में, वो प्रॉफिट किसका होगा? सर बिजनेस का होगा। ठीक है, प्रॉफिट किसका होगा? बिजनेस का होगा। इसका मतलब जब भी हम पार्टनरशिप क्रिएट करेंगे तो बिजनेस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पार्टनरशिप के क्रिएशन के लिए बिजनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, अ पार्टनरशिप एग्जिस्ट ओनली इन बिजनेस, ओनली इन बिजनेस। यानी कि पार्टनरशिप जैसा जो कॉन्सेप्ट है वो कभी भी बिजनेस के बिना पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दस देयर इज नॉट द एग्रीमेंट अलोन विच क्रिएट्स अ पार्टनरशिप। ठीक है, सिर्फ एग्रीमेंट हो जाने से पार्टनरशिप क्रिएट नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा? बिजनेस को बीच में लाना पड़ेगा। यानी कि आपका जो मकसद होना चाहिए पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए वो हमेशा क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। आइए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं ये मैं हो गया, ठीक है, और ये मेरा फ्रेंड है। डन? हम लोगों ने पैसे कॉन्ट्रीब्यूट किए और हम ये डिसीजन भी ले रहे हैं कि मेरे थर्ड फ्रेंड का जो बर्थडे है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। मैंने क्या किया? पैसे कंट्रीब्यूट किए और डिसीजन भी लिया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक बिजनेस में क्या क्या होता है ज़रूरी चीज़, कि आप कैपिटल लगाओ, डिसीजन लो, रिस्क लो, ये सारी चीज़ें। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ और अपने थर्ड फ्रेंड के लिए
एक बर्थडे ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ कि कौन से रेस्टोरेंट में हम लोग करेंगे, कहाँ पे करेंगे, किस लेवल का होगा, किसको किसको बुलाना है, ये सारे डिसीजन हम ले रहे हैं। बट बच्चा ये समझ लो कि ये बिजनेस नहीं है, यहाँ से मुझे प्रॉफिट या लॉस अराइज नहीं होगा। मैंने तो यहाँ पे एक तरीके से सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। बट अगर मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ, मैं पैसे लेता हूँ, मैं क्लाइंट से पैसे लेता हूँ और पैसे लगा करके इवेंट को ऑर्गेनाइज करता हूँ, और उसके बीच का जो मेरा प्रॉफिट या लॉस है वो अगर हम शेयर करते हैं तो ये बिज़नेस हो जाएगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं पार्टनरशिप को क्रिएट करके, क्या वो बिज़नेस है या नहीं है। अगर बिज़नेस है तो तभी हम उसको पार्टनरशिप बोलेंगे, अगर बिज़नेस नहीं है तो इसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। इसका मतलब अगेन एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है आपका पार्टनरशिप होने का कि आपका सर बिजनेस होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। अ पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन द पार्टनर्स बिगिन टू कैरी ऑन द बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। तो जैसा एग्रीमेंट उन्होंने किया है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको बिजनेस करना चाहिए। डन। एग्रीमेंट में कुछ और लिखा हुआ है, आप बिजनेस कोई और कर रहे हो तो भी ये नहीं माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट आपको बिजनेस करना पड़ेगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी क्लॉज बी क्या बोलता है ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? ओनली स्टेट द बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। मतलब बिजनेस में क्या क्या बोला जाएगा ये इन्होंने बताया, बट नॉर्मल सा है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि पार्टनरशिप जब भी क्रिएट होता है पर्सन्स के बीच में क्रिएट होता है, और सारे पर्सन क्या कर रहे हैं बच्चा? एग्री कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। और ये प्रॉफिट किसका होगा? बिजनेस का होगा। क्लियर है? बिना बिजनेस के पार्टनरशिप नहीं कर सकते। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे सामने ये आ गया, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में ये समझ लीजिए कि प्रॉफिट का शेयरिंग का मतलब क्या हो गया कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब में प्रॉफिट को हम लोग शेयर करेंगे। तो प्रॉफिट किसका होगा? बिजनेस का। हमने इतनी मेहनत जो की है, इतना सारा पैसा लगाया है, इतना सारा जो डिसीजन लिया है, उससे जो भी मेरे को प्रॉफिट होगा ये पार्टनर्स आपस में क्या कर लेंगे बच्चा? शेयर करेंगे। जितने भी ओनर रहेंगे, जितने भी पार्टनर रहेंगे, इन सब में क्या किया जाएगा? शेयरिंग की जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बट आपको इसको समझना होगा बहुत अच्छे तरीके से। मान लीजिए मेरे पास 3 पार्टनर हैं, ठीक है, मेरे पास 3 पार्टनर है और मुझे यहाँ पे हो गया प्रॉफिट। ठीक है, अब पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन बोलता है कि सर आपको प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना पड़ेगा, सारे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बट इन्होंने कहीं पे भी लॉस के लिए ये चीज़ नहीं लिखी है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक्स को लॉस दे दिया, एक्स को लॉस दे दिया, वाई को लॉस दे दिया, बट हम जेड को लॉस नहीं देना चाहते हैं, जेड को हम लॉस नहीं दे रहे हैं, तो क्या ऐसा पार्टनरशिप क्रिएट किया जा सकता है? आंसर इज यस। ऐसा एक तरीके से पार्टनरशिप क्रिएट किया जा सकता है। क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या? हम Z को बोलते हैं, Z जो है तुम्हें प्रॉफिट नहीं देंगे, तो इस तरीके से कभी भी पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकते। आपको प्रॉफिट सबको देना होगा, भले आप चाहो तो लॉस किसी को स्किप करा सकते हो, भले आप चाहो तो बोल दो कि Z आपको जो लॉस है वो नहीं देंगे, तो ऐसा चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट आपको प्रॉफिट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, आइए यहाँ पे पढ़ते हैं। द पर्सन कंसर्न मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। जितने भी कंसर्न पर्सन है वो सब एग्री करने चाहिए कि सर हम शेयरिंग करेंगे प्रॉफिट का। नो पर्सन इज द पार्टनर अनलेस ही और शी हैज़ द राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। भाई अगर आपके पास ये राइट ही नहीं है, अगर आपके पास ये अधिकार ही नहीं है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो आप काहे के पार्टनर हो गए, काहे के ओनर हुए? तो आपके पास ये राइट होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट मिलेगा, तभी आप पार्टनर कहलाओगे। सेक्शन 4 जो हमारा डेफिनेशन वाला सेक्शन है, उसने ये कभी भी इंसिस्ट नहीं किया कि लॉस का शेयरिंग करना है, उसने ये बोला ही नहीं, उसने कभी फोकस या इंसिस्ट नहीं किया कि आपको लॉस पे शेयर करना है। उसने हमेशा बोला है कि आपको प्रॉफिट को शेयर करना है। डेफिनेशन भी अगर आप पढ़ो तो उसमें भी बोला गया है कि सर आपको प्रॉफिट करना है शेयर,
उसमें क्या बोला है कि आपको एग्री करना है कि आप शेयर करोगे प्रॉफिट को, बिजनेस के जो भी प्रॉफिट होंगे आपको उनको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग वापस से फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक दो पॉइंट और बचा है, उसके पहले हम वापस से एक बार हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, आ जाइए। क्या बोलता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स का मतलब हम समझ गए, हु हैव एग्रीड का मतलब आपके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। इट कैन बी रिटन, इट कैन बी ओरल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ कोर्स होगा, लॉस अगर आप शेयर नहीं करते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर प्रॉफिट किसका होना चाहिए, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। अब यहाँ पे क्या बोलता है, सर बिजनेस चलाएगा कौन, विल बी कैरिड ऑन बाई ऑल, या तो सर सारे मिलकर के बिजनेस को चला दें, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो कोई एक पार्टनर भी या कोई दो पार्टनर भी बाकी सारे पार्टनर के बिहाफ पे बिजनेस को चलाता है तो भी हम उसको, इस बिजनेस को या इसे पार्टनरशिप को मान लेंगे। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। आ जाइए, मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए मेरा ये फॉर्म हो गया, ये मेरा पार्टनरशिप फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड, ये तीन पार्टनर हैं। सपोज कर लो ये वाई जो है, ये वाई जाता है अपने बिजनेस के लिए गुड्स को परचेज करने के लिए, हमारे गुड्स में जो रॉ मटेरियल या हो सकता है जो गुड्स भी लगने वाला है उसको परचेज करने के लिए जाता है मार्केट में। ठीक है, किसी एक सप्लायर से उसने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसी एक सप्लायर से उसने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, डन, कि हम आपसे ये गुड्स परचेज करेंगे, या ये और बोल सकते हो कि ये गुड्स परचेज करके ले आया और यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसका क्रेडिटर बन गया, डन। तो भले ही मिस्टर वाई ने अकेले जाकर के ये सारी डीलिंग की है, हम ये मानेंगे कि इन्होंने क्या किया है, फर्म के बिहाफ पे सारे पार्टनर्स को बता करके ये काम किया होगा। या ये बोला जा सकता है कि अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हो और आप कौन हो, आप पार्टनर हो, तो हम ये मान लेंगे कि ये सारा का सारा डिसीजन किसने लिया है, पार्टनरशिप फर्म ने लिया हुआ है। क्लियर है, तो हम इस तरीके से बोलते हैं कि सर ये सारे के सारे पार्टनर एक दूसरे के प्रिंसिपल हैं और साथ ही साथ एजेंट भी हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे मिस्टर वाई कौन हो गए, मिस्टर वाई एजेंट हो गए, उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। किसके बिहाफ पे, एक्स और जेड के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। तो एक्स और जेड कौन हो जाएंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएंगे। उसी तरीके से कभी भी जेड मान लो अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई डील करने जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ एक्स एंड ऑन द बिहाफ ऑफ वाई, तो उस केस में हमारा जो जेड है वो बेटा एजेंट हो जाएगा और मेरे बाकी एक्स और वाई कौन हो जाएंगे, प्रिंसिपल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो है म्यूचुअल एजेंसी का एक रिलेशनशिप चलता है, यानी कि सारे के सारे पार्टनर एक दूसरे के प्रिंसिपल होते हैं और सारे के सारे पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं। यहाँ पे मैं इस चीज़ को अब आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ, आइए समझते हैं इस बात को। ठीक है, इट मीन्स दैट द बिजनेस इज टू बी कैरिड बाय ऑल। ठीक है, या तो सारे मिलकर के बिजनेस चलाएं और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ऐसा भी होता है, स्लीपिंग पार्टनर जैसा कॉन्सेप्ट भी आपने सीखा होगा, सुना होगा कि एक पार्टनर जो है घर बैठा हुआ है, मिस्टर जेड कभी बिजनेस में आते ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ कैपिटल लगा रखा है और जो मेजर डिसीजन होते हैं सिर्फ वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या उनकी मर्जी है तो वो चाहे तो नहीं भी कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे डिसीजन कौन लेता है, एक्स और वाई। तो सर ऐसा भी बिजनेस चलाया जा सकता है, ऐसा भी पार्टनरशिप क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, दस इफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस एक्ट नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट फॉर अदर्स ऑल्सो। जब भी आप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले रहे हो, जब भी आप बिजनेस परफॉर्म कर रहे हो, बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, तो ना तो आप खुद के लिए बल्कि सबके लिए एक्ट कर रहे हो। ठीक है, सो दे स्टैंड इन द पोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड द एजेंट्स, दे आर द पार्टनर्स। डन। चलिए एक बात और मैं बोलता हूँ, मान लो मिस्टर वाई अपनी वाइफ के लिए कोई साड़ी खरीदने जा रहा है, कोई साड़ी खरीदने जा रहा है, तो क्या उसके लिए भी सारे पार्टनर लाइबल रहेंगे? सर कैसी बात कर रहे हो, मिस्टर वाई की जो वाइफ है वो तो उसका अपना पर्सनल डिसीजन हो जाएगा, उसका पर्सनल रिलेशन है, हमारा पार्टनरशिप से रिलेटेड, हमारा बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं है। तो मुझे आपको बस ये समझाना था कि जब भी मिस्टर वाई
पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेंगे यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फॉर्म से रिलेटेड, तो ये सारे लोगों को बाउंड करेगा। अगर कोई पर्सनल डिसीजन लेता है बेटा, तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई उससे रिलेटेड कभी भी कोई भी बाउंडेशन नहीं आएगी। डन, यहाँ तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पे एक बात बता दूँ, ये बहुत बार कंफ्यूजिंग होता है, बच्चों को बहुत बार प्रॉब्लम करता है कि क्या माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है। हाँ जी हाँ, बनाया जा सकता है, माइनर को हम लोग पार्टनर बना सकते हैं, बट आप ये याद रखिएगा कभी भी लॉस शेयरिंग नहीं करेगा। ही कैन नॉट बी मेड टू शेयर द लॉसेस। हमेशा 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 याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ उसको प्रॉफिट का ही शेयरिंग मिलेगा, कभी भी हम उसको लॉस में शेयरिंग नहीं देंगे। क्लियर है? अरिक जी बताइए क्लियर है क्या? ठीक है, आइए जब क्लियर है तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, सर इसके बीच में डिफरेंस बता दो, नहीं समझ में आता है। मैं यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आ जाइए, मैं यहाँ पे कुछ बताने जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात। ये देखो, ये कौन है, ये कौन है और ये कौन है? ये तीनों क्या हो जाएंगे सर? ये तीनों हो जाएंगे पार्टनर्स। ये इंडिविजुअली कौन है? ये हैं तीनों पार्टनर्स। ये कौन है? ये हैं तीनों पार्टनर। डन, यहाँ तक समझ में आ गया? ये तीनों क्या हो जाएंगे सर? पार्टनर हो जाएंगे। इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। क्लियर है? समझ में आया क्या? अगर आप सेक्शन 4 का डेफिनेशन देखोगे तो वहीं पे ये पहले 3-4 वर्ड्स में वो बोल देता है सर पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। तो पार्टनरशिप कुछ और नहीं है, सिर्फ एक तरीके का रिलेशन है बिटवीन द पार्टनर्स। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो अब मुझे बताओ, आपको क्लियर है क्या पार्टनर और पार्टनरशिप में डिफरेंस? पार्टनर सर वो इंडिविजुअल पर्सन हो जाएंगे और उनके बीच का जो रिलेशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं? पार्टनरशिप बोल रहे हैं। क्लियर है क्या? ठीक है। अब एक पॉइंट और आता है बच्चों के दिमाग में, सर फर्म किसको बोलते हैं? तो जिस बिजनेस के लिए इन लोगों ने ये पार्टनरशिप जैसा खेल खेला है, जिस बिजनेस के लिए इन लोगों ने ये रिलेशनशिप क्रिएट की है, उस बिजनेस को हम क्या बोल देंगे? उस बिजनेस को हम क्या बोल देंगे? पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। क्लियर है क्या? उस बिजनेस को हम क्या बोल देंगे? पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। ठीक है, आइए वापस से समझ लेते हैं। सर ये इंडिविजुअली कौन है? ये इंडिविजुअली पार्टनर हो गए। ये इंडिविजुअल पर्सन कौन हो जाएंगे? पार्टनर हो जाएंगे। सर इनके बीच का जो रिलेशन है उसको हम क्या बोल देंगे? पार्टनरशिप बोल देंगे। जिस बिजनेस के लिए इन्होंने ये पार्टनरशिप क्रिएट किया है उस बिजनेस को हम क्या बोल देंगे? पार्टनरशिप फर्म बोल देंगे। क्लियर है? क्या सर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है बेसिकली इस ग्रुप को डिनोट कर रहा है, ये जो बिजनेस है इन ग्रुप को डिनोट करता है। जैसे जब भी हम बिजनेस का नाम लिखेंगे तो ऐसे बोलेंगे XYZ, मैसर्स XYZ, है ना? ऐसे लिख देंगे मैसर्स XYZ या वॉट एवर द नेम दे हैव डिसाइडेड दे विल पुट दैट पर्टिकुलर नेम। डन, जो भी नाम उन्होंने सोचा हुआ है, डिसाइड किया है, वो नाम रखेंगे। अदरवाइज हमने क्या बोलना है इनको? मैसर्स XYZ। क्लियर है? तो ये जो फॉर्म है ये बेसिकली ग्रुप को डिनोट कर रहा है। आपसे बहुत बार एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिविजुअली हम क्या बोलते हैं और ग्रुप में क्या बोलते हैं। तो इंडिविजुअली पार्टनर बोल देंगे और ग्रुप में आपको पार्टनरशिप फॉर्म बोल देंगे। आपसे एक केस स्टडी भी दे सकता है, XYZ 3 पार्टनर है और उसके बाद फॉर्म का नाम दे देगा, मान लो XYZ, मैसर्स XYZ, तो आपसे पूछेगा ग्रुप में हम क्या बोलेंगे और इंडिविजुअली इनको हम क्या बोलेंगे। आई गेस ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। LLP में आगे की वीडियोस में कवर करूंगा। आगे चलते हैं हम लोग, जो आपका अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है इस वीडियो से रिलेटेड। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं डीड, पार्टनरशिप डीड, जिसको हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए हम पार्टनरशिप डीड को और क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब मैं बात करता हूँ सर पार्टनरशिप डीड होता क्या है। आ जाइए, मैंने आपको बताया सेक्शन 5 भी ये बोलता है और सेक्शन 4 के डेफिनेशन में भी मैंने बताया कि पार्टनरशिप जब भी आप जो पार्टनर्स हैं वो जब भी आपस में एक रिलेशन क्रिएट करेंगे तो वो किस तरीके का रिलेशन होगा? वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होगा।
एक तरीके का कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, या मैं बोल सकता हूँ सर इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। इनके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। इट कैन बी ओरल और इट कैन बी, सर ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। तो ये जो रिटन और ओरल एग्रीमेंट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्लियर है क्या? ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हमारे इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया में चीज़ें कैसे कैसे होंगी वो सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो पार्टनरशिप में चीज़ें कैसे कैसे होंगी वो सर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगा, और वो सारे एग्रीमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ लिखा हुआ है? वो सब लिखा हुआ है आपका पार्टनरशिप डीड में। आई गेस आप क्लियर हो, ठीक है। तो पार्टनरशिप का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज इज गवर्न बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट। देखो साफ बोलता है कि सर जो रिलेशनशिप है वो कैसे गवर्न किया जाएगा? इनके बीच का म्यूचुअल एग्रीमेंट है, जिसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। आप चाहो तो अपने नोटबुक में आप लिख सकते हो सर इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। या आप बोल सकते हो आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। डन। तो इट शुड बी द कॉम्प्रिहेंसिव टू अवॉइड द डिस्प्यूट लेटर ऑन। ये हमेशा आपके पास में होना चाहिए ताकि आप कोई भी फ्यूचर पे डिस्प्यूट में ना फंस जाओ। इट यूजुअली देयरफॉर टू फाइंड द फॉलोइंग क्लॉजेस इन द पार्टनरशिप डीड विच मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड। जरूरी नहीं है कि आप डीड को रजिस्टर्ड करवाओ, बट हाँ रजिस्टर्ड करवा लेते हो तो लॉ के नज़र में भी आप एग्जिस्टेंस में आ जाते हो, ठीक है। क्या क्या पॉइंट होगा बस आप एक बार रीड करके छोड़ सकते हो, बट मैं सारे पॉइंट्स को आपको बताऊँगा। सर फॉर्म का नाम होना चाहिए और पार्टनर्स का नाम होना चाहिए। हमारे एग्जांपल में एक्स वाई और जेड ये हो गए, और फॉर्म का नाम क्या है? मैसर्स एक्स वाई जेड। डन। आगे चलते हैं। किस दिन से कमेंस हो रहा है बिजनेस और ड्यूरेशन क्या होगा अगर ड्यूरेशन है तो। अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना कितना आप लगा रहे हो वो बता दो। अमाउंट टू बी अलाउड बाई ईच पार्टनर, सॉरी अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर एज ड्राइंग। क्या आपको ड्राइंग के लिए परमिशन है या नहीं है, ठीक है, वो भी आपको डीड में लिखना होगा। और टाइमिंग क्या होगा, कब कब आप ड्राइंग कर सकते हो, कभी भी आके कर सकते हो या एक एनुअल बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आप विड्रॉल करोगे, ये सब हम पहले से डिसाइडेड रहेगा, ठीक है। क्या हम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे आपको आपके कैपिटल पे, आपके लोन पे, आपके ड्राइंग पे, ये सारे इंटरेस्ट आपको क्लियर करना होगा। डन। रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड, आपको रेशियो बताना होगा, ठीक है। क्या पार्टनर को सैलरी ड्रॉ करने का परमिशन रहेगा? कोई भी अगर राइट्स में, ड्यूटीज़ में वेरिएशन आती है तो वो हमारा क्या होगा, वो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा कि क्या हम फ्यूचर में कभी उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा वो आपको लिखना होगा। कभी भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हम उसके पेमेंट को कैसे करेंगे, उसके ड्यूज़ को पेमेंट कैसे करेंगे वो बताना होगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटर्स ऑफ अ डिजीज्ड पार्टनर एंड द मेथड ऑफ द पेमेंट। जब भी डेथ के केस में, जब भी डिजीज्ड पार्टनर का कोई केस आता है तो हम कैसे उसके एग्जीक्यूटर को डिसाइड करेंगे कौन एग्जीक्यूटर होने वाला है, और पेमेंट का मेथड मेरा क्या होगा ये भी हम पहले से बता रखेंगे अपने पास में। अगर कोई लॉस आता है इंसॉल्वेंसी के केस में तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा ये भी हम देखेंगे। और डिस्प्यूट अगर पार्टनर्स के बीच में हो जाता है तो कैसे उसका सेटलमेंट होगा ये भी हम देखेंगे। और अकाउंट्स किस तरीके से बनाए जाएंगे, उसका ऑडिटिंग कैसे और कौन करेगा ये भी हम यहाँ पे अपना बना करके लेके चलेंगे, ठीक है। आगे फिर से बोलता है कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन है इट इज़ नॉट कंपल्सरी बट नॉन रजिस्ट्रेशन रेस्ट्रिक्ट द पार्टनर और द फर्म फ्रॉम टेकिंग एनी लीगल एक्शन। अगर आपको लीगल एक्शन लेना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। अदर देयर इज नो रिटर्न एग्रीमेंट रिटर्न डीड if there is one it may be silent on the particular point, in that particular cases the partnership act will apply। अगर आपने डीड नहीं बनाया है या फिर कोई पॉइंट स्किप कर दिए हो तो उस केस में आपके पास में जो सेक्शंस हैं वो पार्टनरशिप डीड के वो लगेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कौन कौन से सेक्शन है। अब मैं यहाँ पे कुछ रूल्स बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में आपके पास में क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या रूल्स आपके ऊपर लगेंगे। पहले तो मैंने यहाँ बताया आपको कि कौन कौन से पॉइंट आपके डीड में रहेंगे, एग्रीमेंट में रहने वाले हैं। डन। ये सारे पॉइंट्स रहेंगे कि मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए, सैलरी हम ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, ड्राइंग है, फला फला ढेर सारे पॉइंट्स हैं। बट अगर सर डीड ही नहीं बना होगा तो क्या हम
कैसे डिसाइड करें? तो पार्टनरशिप एक्ट खुद जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि देखो मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ, आपको समझो। ये फॉर्म है, मैंने अपने लिए एक डीड बना रखा है, पार्टनरशिप डीड बना रखा है, ठीक है। ये मेरे ऊपर लगेगा, जब मैंने ये बना रखा है तो ये मेरे ऊपर लगेगा। अगर ये डीड नहीं बनाया तो मेरे ऊपर कौन लगेगा? मेरे ऊपर ये पार्टनरशिप एक्ट लग जाएगा 1932। क्लियर है क्या? अरे बोलिए समझ में आया क्या? ठीक है, आइए कौन कौन से रूल्स हैं मैं समझ लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा रूल है, आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। देखो, नो पार्टनर हैज़ राइट टू अ सैलरी। किसी भी पार्टनर के पास सैलरी नहीं रहेगा। अगर आपने डीड नहीं बनाया तो आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी। आपने जो भी कैपिटल लगाया है उस पर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। आपने जो भी ड्राइंग किया है उसके अगेंस्ट में आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं की जाएगी। डन। अगर आपने फॉर्म को लोन दे दिया तो उस पर आपको 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिल जाएगा। देखो लोन के केस में क्या होता है, आप कैपिटल लगा रहे हो, भाई सीधी सी बात है, आप पार्टनर हो तो आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा। ठीक है, डन। आप कैपिटल लगा रहे हो। बट लोन के केस में क्या होता है भाई सर, देखो हुआ क्या कि फॉर्म जो है, फॉर्म को मान लेते हैं कभी भी फ्यूचर में फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की मतलब कुछ आ गया, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो अभी क्या कर रहा है, बैंक इधर उधर से धक्के खा रहा है हर जगह से। बैंक के पास गया, रिलेटिव्स के पास गया, जो भी उसके रिलेटिव हो गए यानी कि जो उसके क्लोज वंस हो गए, उन सब के पास गया, कहीं से भी इसको फिनेंशियल एड नहीं मिल रहा है, कहीं से भी फिनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो घूम फिर के कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है पार्टनर के पास में आ रहा है। तो पार्टनर ने उसकी जब बुरे वक्त में लोन दे करके हेल्प की है तो फर्म की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर यही पैसा पार्टनर ने आपको नहीं दे करके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया होता, एटलीस्ट कोई ना कोई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिलता, बट आपको लोन देने की वजह से वो उसका लॉस हो रहा है इंटरेस्ट का। डन। तो पार्टनरशिप डीड में अगर आपने ये पॉइंट या आपने डीड बनाया ही नहीं है और आपने फर्म को लोन दे दिया है, तो मेरा जो पार्टनरशिप एक्ट है ये आपको सेफ गार्ड करता है कि सर एटलीस्ट आपको 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। एंड अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इक्वली बांटा जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये तब आपके ऊपर रूल लगेगा अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है। उस केस में लगेगा। और साथ ही साथ ये भी समझ लो, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है ये चीज़ में, या पता ही नहीं होता है। अगर आपने कोई एक ऐसा पॉइंट स्किप कर दिया है अपने डीड में, आपने डीड बनाया बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, आपने डीड बहुत बढ़िया बनाया बट उतने सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो उस केस में ये रूल आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई क्या? सबसे पहली बात तो सर आपने डीड बनाया ही नहीं, आपने जो है वो डीड बनाया ही नहीं तो आपके ऊपर ये रूल लगेगा। बट अगर आपने डीड बनाया है, डीड बहुत बढ़िया बनाया है, बट आपने सैलरी से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं लिखा, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं लिखा, तो अगेन आपके ऊपर ये पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आइए ये कुछ बातें लिखी हुई है जो कि हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग वहाँ पे समझेंगे जब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, पूरा वीडियो को देख लो, क्योंकि क्वेश्चन समझ कर लोगे ना तो आपको क्वेश्चन करने के बाद आपको ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, आ जाइए ये समझते हैं हम लोग। ए और बी ने बिजनेस कमेंस किया और उन्होंने किस दिन किया? 1 जनवरी को। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज आइदर मेड ओरल और रिटन। हमने कभी भी अभी तक कोई भी ओरल या रिटन किसी भी तरीके का पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया है। उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है 40,000 10,000, क्लियर है, एज अ कैपिटल। और इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए ने लोन दिया हुआ है, ए ने क्या दिया है, लोन दिया हुआ है 1 जुलाई को 20,000 रुपीज़ का। डन। इनके बुरे वक्त में इन्होंने क्या किया, लोन दिया। फिर क्या होता है, ए का एक्सीडेंट हो जाता है 1 अप्रैल को, और वो बिजनेस अटेंड नहीं कर पाता है 30 जून तक, यानी अप्रैल मई जून, ये 3 महीने वो बिजनेस में नहीं आ पाता है। डन। और मेरे पास जो भी प्रॉफिट हुआ वो कितना हो गया, 50,600 रुपीज़
पूरे साल का मेरे पास प्रॉफिट ये हो गया। मेरा जो ईयर क्लोज हो रहा है, ये भी डेट आपको याद रखनी होगी, 31 दिसंबर को मेरा इस दिन मेरा ईयर क्लोज हो रहा है। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। अब यहाँ पे डिस्प्यूट होता है इनके बीच में। देखो सीधी सी बात है, पहली बात तो इन्होंने क्या बोल दिया कि सर हमारे पास कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, हमारे पास कोई भी एग्रीमेंट हम नहीं बनाए हैं। ठीक है, ये क्या बोलता है कि इसको 10% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चाहिए इसके कैपिटल पे, लोन पे। तो हमने क्या पढ़ा है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग नहीं देंगे और लोन पे आपने जो है 6% पर एनम के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर क्या बोलता है, प्रॉफिट जो है वो आपको कैपिटल प्रोपोर्शनेट में देनी चाहिए। ज़रूर जो है ए का कैपिटल ज़्यादा होगा। हाँ देखो, ए का कैपिटल 40,000 है ना और बी का कैपिटल 10,000 है, इसीलिए वो बोल रहा है कि हमें कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट। बट ऐसा हम नहीं करेंगे, प्रॉफिट जो भी करेंगे वो इक्वल करेंगे। डन, यहाँ तक समझ में आ गया। बी क्या बोलता है, बी ने क्या बोला, उन्होंने बोला बी ने बोला प्रॉफिट जो है वो इक्वली होना चाहिए। अब बी ने कैपिटल कम लगाया है, इसलिए उसका फ़ायदा इसी में है कि वो प्रॉफिट को इक्वली शेयर करे। ठीक है, तो उसने बोला कि इक्वली होना चाहिए और ऑफकोर्स इक्वली ही होगा। उसने क्या बोला कि उसको रेमुनरेशन मिलना चाहिए 1000 पर मंथ के अकॉर्डिंग। उसने सैलरी मांगा है किस पीरियड का, जब ए बीमार था, वो अकेले दम पे बिजनेस को चला रहा था, उस टाइम का उसको सैलरी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं देंगे, आपको डीड बनाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी फिर मिलती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन 6% देना चाहिए। इन्होंने बोला 10% दो, इन्होंने बोला 6% दो। 6% देंगे ज़रूर, लेकिन किस पे देंगे, सिर्फ और सिर्फ लोन पे देंगे, कैपिटल पे नहीं देंगे। क्लियर है। अब आपको बताना है कि किस तरीके से सेटलमेंट की जाएगी। बहुत ही सीधा सा बात है, सिंस देयर इज़ नो रिटन एग्रीमेंट और ओरल एग्रीमेंट, तो ये रूल हमारे ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। कौन कौन से रूल, सर किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। 6% पर एनम के अकॉर्डिंग हम लोग लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किसी भी तरीके का कोई भी रेमुनरेशन नहीं देंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए मेरे पास जो प्रॉफिट है पूरे साल का वो 50,600 रुपीज़ है। डन। अब हमें क्या करना है, 20,000 के लोन पे 6 मंथ का, क्योंकि देखो मेरे पास जो यहाँ पे मुझे जो लोन दिया है ए ने वो 1 जुलाई को दिया है। तो आप देख लो, जुलाई पूरा काउंट कर लेंगे। जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और दिसंबर हो गया, क्योंकि मेरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो दिसंबर को क्लोज हो रहा है। ठीक है, कितना मंथ हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मंथ हो गए। मेरे को 6 मंथ का इंटरेस्ट लगा देना है 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो ये जो आपका अमाउंट है वो 600 रुपीज़ कैलकुलेट होके आ जाएगा। और जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो बेटा आ गया 50,000 रुपीज़। अब ये जो नेट प्रॉफिट है इसको हम क्या कर देंगे, दोनों पार्टनर को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हमने देखा है कि अगर आपके पास में डीड नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं लिखा है, तो आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट या लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्लियर है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक समझेंगे। हमने क्या क्या सीख लिया, हमने डेफिनेशन सीखा है, हमने फीचर्स देखा है, हमने डीड देखा है। और डीड से रिलेटेड अगर मेरे पास क्वेश्चन आएगा, डीड से रिलेटेड इसी तरीके का क्वेश्चन आता है कि अगर आपने डीड नहीं बना रखा है तो किस तरीके से आपके ऊपर वो रूल लगने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।